Assalamu alaikum students. We are going to start the second chapter of biology, structural organization of life. The first topic of this chapter, discovery of cell and cell theory. Now we will discuss about discovery of cell. आपने पहले क्लासेस में जो है वो पढ़ा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सवाल ये पैदा होता है कि बायोलॉजिस्ट को ये कैसे मालूम हुआ कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, है ना ये सवाल? जी, ऑब्वियसली थ्रू ऑब्जर्वेशन। हमें मालूम है कि जब किसी चीज की ऑब्जर्वेशन करते हैं जब ही जहन में सवाल पैदा होते हैं, ठीक। अब लेकिन उसके बाद भी ये क्वेश्चन पैदा होता है कि ऑब्जर्वेशन कैसे की होंगी, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि हम सेल को नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो यहां पर जो है वो ऑब्जर्वेशन जो शुरू हुई है सेल के लिए, वो जब शुरू हुई जब मैग्नीफाइंग ग्लास डिस्कवर हुए। जानते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? देखा है किसी ने मैग्नीफाइंग ग्लास? ये है मैग्नीफाइंग ग्लास, देखा था किसी ने इसको? अगर इसको हम किसी चीज पे लेके जाए तो मैग्नीफाई नाम से इसका पता चल रहा है कि हम किसी चीज के सामने लेके जाते हैं तो ये उसको बड़ा करके दिखा रहा होता है। देखें, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो जब ये मैग्नीफाइंग ग्लास डिस्कवर हुआ उसके बाद 1610 में एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो जो थे, ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक फिजिसिस्ट थे, यानी फिजिक्स के माहिर थे। इन्होंने माइक्रोस्कोप डेवलप की, ठीक। और ये माइक्रोस्कोप जो है इसमें इन्होंने स्मॉल ऑर्गेनिज्म को आसानी से इसमें देखा जा सकता था। और फिर 1665 में एक और साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप तैयार की। किस तरह से कि उन्होंने इसमें जो है मुख्तलिफ लेंसेस को कंबाइन करके जो है एक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप तैयार की, जिसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक। और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप है जिसका इस्तेमाल हम जो है अपनी लेबोरेटरी में कर रहे होते हैं। ये देखिए, ये आपने देखी होगी, देखिए आप लोगों ने अपनी लेबोरेटरी में, ये कहलाती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक। जब 1665 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गई, इन्वेंट कर ली गई, तो रॉबर्ट हुक ने फिर इसमें जो है ऑब्जर्वेशन की और फिर उन्होंने डिस्कवर किया सेल। इसकी भी पूरी एक हिस्ट्री है कि सेल किस तरह डिस्कवर हुआ होगा। रॉबर्ट हुक ने जो है एक कॉर्क जानते हैं आप? कॉर्क जो है असल में बनता है एक ओक का जो दरख्त है, उसकी जो बार होती है, स्टेम की बार, यानी जो छाल कहलाती है उसके स्टेम की, उससे बना होता है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें उसे हनीकॉम्ब लाइक जो है वो चैम्बर्स नजर आए, शहद के छत्ते की तरह छोटे छोटे से खाने उसमें नजर आए। और इन खानों को देख के रॉबर्ट को जो है वो मॉनेस्ट्री की याद आ गई, जो खानकाहों में छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे। उन्हें कहा ये तो बिल्कुल उस तरह की चीज नजर आ रही है। तो इटालियन लैंग्वेज में इन स्मॉल रूम्स को जो है वो सेलुला कहा जाता था, इन छोटे चैम्बर्स को सेलुला या सेलुली, ठीक। तो इनका मतलब होता था स्मॉल रूम्स। तो उससे जो है वो सेल का नाम जो है वो रखा गया, जो सेलुली जो है बाद में सेल हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात? उसके बाद 1842 में एक और साइंटिस्ट आए, डिट्रॉस्ट। उन्होंने प्लांट सेल में फाउंड किया, देखा माइक्रोस्कोप के अंदर कि प्लांट में भी सेल मौजूद है 1842 में। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो डिस्कवर किया न्यूक्लियस, यानी सेल तो देखा जा चुका था, उसके अंदर उन्होंने कहा एक और स्फेरिकल बॉडी मौजूद है जिसको क्या कहा जा रहा है? न्यूक्लियस, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ जो है ये हिस्ट्री सेल की डिस्कवरी की
1838 में एक जर्मन बोटेनिस्ट थे शेल्डन, जिन्होंने बहुत सारे प्लांट जो हैं उनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और बाद में ये कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, उसके नेक्स्ट ईयर ही एक और जर्मन जूलॉजिस्ट थे थियोडर शेवान, इन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। यानी वो बोटेनिस्ट थे तो उन्होंने प्लांट की बात की और जो ये शेवान थे ये जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने एनिमल की बात की। ठीक, फिर 1858 में एक और साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विर्चोव, उन्होंने बताया कि न्यू सेल्स कम फ्रॉम अदर सेल्स। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट सेल जो है कम फ्रॉम प्लांट सेल, एनिमल सेल कम फ्रॉम एनिमल सेल। तो हम कह सकते हैं कि द कंबाइंड एफर्ट ऑफ शेल्डन, शेवान एंड रुडोल्फ विर्चोव फाइनली गिव राइज टू सेल थ्योरी। ठीक, समझ में आ गई बात? यानी इन तीनों के कंबाइंड एफर्ट से जो है वो सेल थ्योरी सामने है। सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है आइए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट सेल थ्योरी का है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। यानी तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बनते हैं एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर। सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी is the cell is the smallest basic structural and functional unit of all organisms। यानी तमाम ऑर्गेनिज्म में सेल सबसे छोटा, सबसे बेसिक, स्ट्रक्चरल यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को तैयार करने के लिए, स्ट्रक्चर तैयार होने के लिए जो बेसिक चीज चाहिए, जो सबसे छोटा यूनिट चाहिए वो क्या है? सेल है। एंड फंक्शनल यूनिट यानी तमाम फंडामेंटल फंक्शंस किसी भी ऑर्गेनिज्म के वो कहाँ हो रहे होते हैं? सेल में। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है और बहुत सारे प्रोसेस हैं वो असल में मेनली कहाँ हो रहे होते हैं? सेल के अंदर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी इज न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से जो है कोई भी नया सेल बनता है। खुद ब खुद सेल नहीं तैयार होते, जो सेल पहले से मौजूद होता है वही जो है वो डिवाइड होके न्यू सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी जो है वो तीनों साइंटिस्ट की कंबाइंड एफर्ट से सामने आई। समझ में आ गई आपको बात? ये सेल थ्योरी आपकी बुक के पेज नंबर 27 पर मौजूद है, इसको वहाँ से आपने याद करना है। ठीक है, इसके अलावा ये जो जितने आपने ईयर और इन्वेंशंस पढ़ी हैं ये सब भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में जो है वो ब्लैंक्स की सूरत में आ जाती हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने माइक्रोस्कोप का जिक्र भी किया है अपने टॉपिक के अंदर, तो हमने सोचा ऐसा क्यों ना ऐसा किया जाए कि माइक्रोस्कोप का टॉपिक भी यहीं पे कंटिन्यू कर लिया जाए। इसी टॉपिक के साथ हम आज माइक्रोस्कोप के टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल और इसकी स्टडी असल में जो है वो माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन और उसकी इम्प्रूवमेंट की बदौलत ही मुमकिन हुई है। ठीक है, आज भी माइक्रोस्कोप सेल की स्टडी में अहम रोल प्ले कर रही है। जो माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट ने पहली मर्तबा यूज की, जिसका जिक्र अभी हमने कुछ देर पहले किया, और जो हम बायोलॉजी की लेबोरेटरी में यूज करते हैं वो सब असल में क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप है। ठीक, और 1935 में एक न्यू पावरफुल माइक्रोस्कोप इन्वेंट की गई जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाई। ठीक है, ताकि जो है वो सेल की अगर हम बात करें तो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनको नॉर्मली माइक्रोस्कोप से देखना इम्पॉसिबल था, उसको जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने आसान कर दिया। ठीक है, इस माइक्रोस्कोप की मदद से जो है हम सेल के वो इंटरनल ऑर्गेनेलीज जो आप इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, कुछ आपने जो है 8th क्लास में भी पढ़े हैं,
उनके ऊपर जो है वो रिसर्च आसान हो गई और उनके बारे में मालूमात आसानी से हासिल हो सकी। अच्छा, आज अब हम ये करते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों की का डिफरेंस देख लेते हैं, तो हमें इन दोनों को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप में सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो क्या है, लाइट है। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं जिसके जरिए हम किसी भी चीज को देखते हैं। देखने के लिए आपको मालूम है आंख से नेकेड आई से किसी चीज को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ लाइट माइक्रोस्कोप में हमें जो इल्यूमिनेशन चाहिए जिसके जरिए हम देखेंगे किसी चीज को, वो लाइट है, सनलाइट जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वहाँ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है इज इलेक्ट्रॉन बीम, यानी इलेक्ट्रॉन का पूरी एक लड़ी है जो इस्तेमाल होती है इल्यूमिनेशन के तौर पे किसी भी चीज को देखने के लिए। सेकेंड पॉइंट लाइट माइक्रोस्कोप का है जहां पर ग्लास लेंस इज यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी चीज को मैग्नीफाई करना, बड़ा करना, तो उसके लिए लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंस यूज किया जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंस इज यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंस का इस्तेमाल होता है किसी भी चीज को मैग्नीफाई करने के लिए। लाइट माइक्रोस्कोप इज नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो अफेक्टेड होती है बाय मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक, फोर्थ पॉइंट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज इमेज इज फोकस ऑन द ह्यूमन आई। यानी जो माइक्रोस्कोप अभी आपने देखी थी कुछ देर पहले हमारे टॉपिक में, तो उसका जो इमेज फोकस होता है वो हमारी आई में होता है, अपनी आंखों के जरिए जो है उसमें से देख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है कि इमेज इज फोकस ऑन स्क्रीन और फोटोग्राफिक प्लेट, यानी उसको नेकेड आई तो नहीं कहेंगे, माइक्रोस्कोप में डायरेक्ट आई की मदद से भी नहीं देखा जा सकता। उसको देखने के लिए किसी स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो है वो वहां पर इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल होता है जो हमारी आई उसको जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। फिफ्थ पॉइंट, लाइव सेल कैन बी स्टडीड, यानी एक जिंदा सेल जो है उसकी स्टडी की जा सकती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइव सेल कैन नॉट बी स्टडीड, यानी लाइव सेल को नहीं उसको जो है उसकी स्टडी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वहां पर मुख्तलिफ केमिकल एंड फिजिकल मेथड अप्लाई होते हैं किसी भी स्पेसिमेन को बनाने या सैंपल को बनाने के लिए, जिसकी वजह से सेल जो है वो जिंदा नहीं रह पाता। सिक्स्थ पॉइंट इज light in light microscope, its resolution power is about 0.2 micrometer, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में its resolution power is about 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, ये दो डिफरेंट चीज आपको नजर आ रही होंगी, ये माइक्रोमीटर और ये नैनोमीटर। और एक बात और इसमें रेजोल्यूशन पावर कहते हैं किसी भी रिजॉल्विंग पावर अगर हम बात करें इज अ मेजर ऑफ द क्लियरिटी ऑफ द इमेज। किसी भी इमेज की जो क्लियरिटी है ना, असल में वही रेजोल्यूशन पावर होती है। अब जैसे आप कैमरे से या मोबाइल से भी कोई पिक्चर आप लेते हैं तो आप देखिए उसमें फोकसिंग हो रही होती है, उसको जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होती उस वक्त तक फोकसिंग होती रहती है, तो जो क्लियरिटी है असल में वही इसकी रिजॉल्विंग पावर होती है। तो लाइट माइक्रोस्कोप में जो रिजॉल्विंग पावर है वो कहलाती है, वो है कहां तक है, वो है 0.2 माइक्रोमीटर। तो इसको आप समझ लीजिए कि व्हाट इज माइक्रोमीटर एंड व्हाट इज नैनोमीटर। आपने सेंटीमीटर पढ़ा, चलिए सेंटीमीटर की अगर हम बात करें, आपकी बुक में पेज नंबर 28 पे ये यूनिट्स की मेजरमेंट गिवन है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। आपने देखा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, यानी 1/100 पार्ट। सही। इसी तरह 1 मिलीमीटर की अगर हम बात करें तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है, यानी 1/1000, यानी मीटर के 1000 हिस्से में से एक हिस्सा।
अब बात करते हैं हम 1 माइक्रोमीटर की। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻⁻6 मीटर के इक्वल होगा, यानी 1 अपॉन यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख, यानी मीटर का 10 लाख पार्ट करें, उसमें से एक पार्ट जो है वो माइक्रोमीटर कहलाएगा। यानी लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर है, यानी 1 माइक्रोमीटर जो है वो 10 लाख पार्ट्स के बराबर है, और उसका भी 0.2 हिस्सा, यानी 1 माइक्रोमीटर के भी बराबर भी नहीं है। सही। इसी तरह से अगर 1 नैनोमीटर की हम बात करें तो वो कहलाता है 10⁻⁻⁹ मीटर, यानी क्या मतलब हुआ, 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 बिलियन, यानी 1 बिलियन पार्ट किया जाए मीटर का, और उसका एक हिस्सा जो है वो कहलाता है 1 नैनोमीटर। और जो रेजोल्यूशन पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो है 0.2 नैनोमीटर, यानी एक हिस्सा जो है उसका भी 0.2 हिस्सा। अब आप खुद सोचिए कि वो कितना छोटा होगा। तो इस तरह से जो है वो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज है उनको जो सेल खुद नजर नहीं आता माइक्रोस्कोप की मदद से, सही नेकेड आई से उसको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है देखने के लिए, उसके भी अंदर मौजूद सेल ऑर्गेनेलीज, तो वो कितने छोटे होंगे, उनको जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस तरह से जो है वो दिखा देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको समझ में आई कि क्या है। ये टॉपिक आपकी बुक में मौजूद है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिफरेंस जो है वो पेपर में आ जाता है, तो इसको यहां से आप देख लीजिए।